Bismillahirrahmanirrahim. This is your lecture number 7. In this lecture, the basic highlights are carbonyls, classification of carbonyls, MO diagram. We will discuss in this lecture about carbonyls, classification of carbonyls, and MO diagram of carbonyls. As well as we will discuss the metal carbonyls, its preparation, classification of metal carbonyls, and the bonding in organometallic compounds, that is in metal carbonyls. And we will discuss the back bonding or synergistic effect, or that is by back bonding, or we can call it synergic bonding. So students, start with carbonyls and classification of carbonyls. Here are carbonyls क्या होते हैं, जिसके अंदर जो है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जो है वो अटैच्ड होगा, या CO बॉन्ड CO लिगेंड हो, तो हम को कहते हैं कार्बोनिल्स। तो जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड भी है, ये न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर एक्ट करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल्स की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में जो है कार्बोनिल्स को दो मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम उनको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर का क्या मतलब है? मोनो कहते हैं सिंगल को या वन को। तो जब एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा या एक जो है मेटल सेंटर एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है नज़र भी आ रहा है एग्जांपल्स पे कि NiCO4 में सिंपल एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल एक मेटल सेंटर प्रेजेंट है, तो ऐसे कार्बोनिल्स को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ये आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दी गई हैं। इसी तरह FeCO5 में आयरन जो है मेटल, यहाँ पर सिंगल मेटल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल न्यूक्लियर सेंटर है, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की तरफ। तो पॉलीन्यूक्लियर में मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, यानी कि इसमें जो है एक से ज़्यादा जो है मेटल सेंटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनोन्यूक्लियर, मोनो का मतलब क्या था? सिंगल, और जो है मैनी यानी कि पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जिसमें मैनी जो है मेटल सेंटर्स या न्यूक्लियर सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एग्जांपल आप ले लें CO2 CO8। यहाँ पर CO2 CO8 का मतलब है कि यानी कि दो जो हैं वो मेटल सेंटर जो है वो या न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसी तरह जो है Fe2CO9 में भी दो हैं, Fe3CO12 में यहाँ पर तीन जो है न्यूक्लियस यानी कि मेटल सेंटर पाए जा रहे हैं। तो दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड एज मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब अगर हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं तो हम मूव करते हैं होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की तरफ। तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स को स्टूडेंट्स फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर एज वेल एज होमोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। तो अब यहाँ पर वर्ड आपको पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम न्यूक्लियर मतलब यानी कि जो हम मेटल सेंटर्स हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, या जो है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो इसको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर। और जब मेटल सेंटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो मेटल्स यानी कि एक से ज़्यादा मेटल जो है हम डिफरेंट मेटल्स यूज़ करें तो हम उसको कहते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है होमोन्यूक्लियर में कि दोनों का CO जो है ये कॉम्प्लेक्स है CO2 CO8। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो CO2 जो है दोनों सेम मेटल्स जो है इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर। लेकिन अगर हम हेट्रो की तरफ देखें तो यहाँ पर देखें एक मैंगनीज मेटल सेंटर और दूसरा जो है CO जो है वो मेटल सेंटर है, तो दो डिफरेंट नेचर के मेटल सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कार्बोनिल्स को, कार्बोनिल्स की दो मेन क्लासेस को, जिसमें आ जाती हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। मोनोन्यूक्लियर में आपको बता दिया कि जिसमें सिंगल जो है न्यूक्लियस या सिंगल मेटल सेंटर एग्जिस्ट करेगा उसको मोनोन्यूक्लियर कहेंगे। पॉलीन्यूक्लियर में एक से ज़्यादा जो है वो मेटल सेंटर एग्जिस्ट करेंगे या मेटल जो है न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह जो है पॉलीन्यूक्लियर को फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, एक को हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स और सेकंड वन इज कॉल्ड एज हेट्रोन्यूक्लियर। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेम और डिफरेंट मेटल की बेसिस पे आपने मेटल्स की बेसिस पे आपने इसको कैटेगराइज कर दिया। अब हम फर्दर
क्लासिफाई करते हैं कार्बनल्स को एज नॉन ब्रिज्ड, टर्मिनल, ब्रिजिंग एंड नॉन ब्रिज्ड। तो नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स कंटेनिंग ओनली टर्मिनल कार्बनल्स। इसके अंदर जो है नॉन ब्रिज्ड है यानी कि ब्रिजिंग नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। टर्मिनल का मतलब है कि यानी कि जो कि ब्रिजिंग नहीं करेंगे, जो कि बीच में बॉन्ड यानी कि ब्रिजिंग नहीं जिनके अंदर होगी, सिर्फ और सिर्फ कार्बनल्स जो हैं वो एट दी एंड यानी कि टर्मिनल पे यानी कि एंड पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि NiCO4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये जो है इसके जो है कार्बनल जो है इसके साथ चारों वो टर्मिनल पोजीशन पे यानी कि एंड पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इसका वैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे NiCO4। तो ये सारे के सारे टर्मिनल हैं, कोई ब्रिजिंग नहीं हुई भी। तो इसी तरह जो है FeCO5 में भी आप देखें तो टर्मिनल ये सारे के सारे जो हैं टर्मिनल हैं, दे आर नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स। अब हम मूव करते हैं नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स कंटेनिंग टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स जो कि क्या हैं, जिनके अंदर टर्मिनल एज वेल एज मेटल टू मेटल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स कंटेनिंग टर्मिनल ग्रुप्स एज वेल एज मेटल टू मेटल बॉन्ड। अब यहाँ पर ब्रिजिंग भी नहीं है लेकिन टर्मिनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, तो नॉन ब्रिज्ड है। तो मतलब कैसे कि इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं CO2 CO8 की। तो यहाँ पर देखें अगर आप CO, ये स्मॉल o होगा क्योंकि ये मेटल कोबाल्ट है, तो यहाँ पर जो है इसको भी हम जो है स्मॉल वो मेंशन करेंगे। अब जो है इसके अंदर ब्रिजिंग नहीं करवानी, तो 8 जो है CO इसके साथ अटैच्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से जो है आपने CO कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ अटैच कर देने हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, नॉन ब्रिज्ड कार्बनल्स। ये ब्रिज्ड भी नहीं है। और साथ में सेकंड जो बात है कि मेटल टू मेटल बॉन्ड भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड बात जो है वो इसके अंदर ये सारे के सारे जो कार्बनल्स अटैच हैं, ये सारे के सारे कार्बनल्स टर्मिनल कार्बनल्स हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया इसकी सेकंड टाइप को भी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड टाइप। और स्टूडेंट्स ये थी इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये जो है सॉल्यूशन फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, दैट इज ब्रिज्ड कार्बनल्स कंटेनिंग ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स। जाहिर बात है ब्रिज्ड हैं तो इसके अंदर ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे। इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ जो है ब्रिजिंग के साथ साथ टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स भी होंगे। इसके अलावा मेटल टू मेटल बॉन्ड जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। आप इसमें एग्जाम्पल हम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं CO2 CO8 की, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसमें क्या होगा कि बाकी सारा जो है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इसमें आपने ये करना है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर CO और CO मेटल सेंटर एग्जिस्ट करेगा, एक पहली बात। दूसरी बात ये कि टर्मिनल कार्बनल्स होंगे, ये टर्मिनल कार्बनल्स हो गए 3, और बाकी जो 2 हैं कार्बनल्स वो आपने ब्रिज करवा देना है। यानी कि एक इधर हो गया, एक ने यहाँ पर ब्रिजिंग कर ली, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर ब्रिजिंग कर लेगा इस तरह से। तो ये आपने अगर काउंट करें तो CO टू CO ये मेटल सेंटर, फिर टर्मिनल जो है ये वाला भी टर्मिनल है CO, ये भी टर्मिनल CO, और ये वाला भी टर्मिनल CO है। 3 टर्मिनल यहाँ पर इस मेटल के साथ अटैच्ड हैं और 3 जो हैं टर्मिनल इस वाले मेटल के साथ अटैच्ड हैं। और बाकी ये जो 2 हैं वो कार्बनल्स, ये 2 कार्बनल जो हैं वो इसके साथ इन मेटल्स के साथ जो है वो ब्रिजिंग मोड में है। तो हमने जो है थर्ड कैटेगरी को भी डिस्कस कर लिया। और ये जो है टाइप जो है सॉलिड स्टेट जो है उसमें एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है कार्बोनल्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मेटल कार्बोनल्स। तो मेटल कार्बोनल्स का क्या मतलब है कि जब मेटल जो है वो कार्बोनल जो है कार्बोनल यानी कि जो आपका लिगेंड था वो मेटल के साथ जो है एसोसिएटेड हो, तो उनको हम कहते हैं मेटल कार्बोनल्स। यानी कि जब मेटल जो है वो आपके CO के साथ यानी कि एक CO लिगेंड के साथ एसोसिएटेड होगा तो इसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनल्स। तो अब हम देखते हैं मेटल कार्बोनल्स की क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस। एक को हम कहते हैं होमोलेप्टिक एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज हेट्रोलेप्टिक।
होमोलेप्टिक, होमो का वर्ड जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो और हेट्रो का तो मतलब समझ आ गया। तो लेप्टिक का क्या मतलब है, तो हम कहते हैं कि जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स एसोसिएटेड होंगे मेटल के साथ तो हम उसको कहते हैं होमोलेप्टिक, लेकिन अगर डिफरेंट नेचर के लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं मेटल सेंटर के साथ तो हम उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। अब एग्जांपल भी ले लेते हैं हम इसमें, जैसे कि आपको एग्जांपल में देती हूँ कि NiCO4, निकल जो है, निकल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकल जिसे कहा जाता है, तो NiCO4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो निकल निकल के साथ जितने भी एसोसिएटेड लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो सारे के सारे सेम नेचर के, चारों के चारों कार्बोनिल सेम नेचर के हैं। तो हम ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलेप्टिक कहते हैं। इसी तरह अगर हम हेट्रोलेप्टिक की बात करें तो हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा कि डिफरेंट जो है लिगेंड्स एसोसिएटेड होंगे मेटल के साथ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर कोई भी मेटल में सिंपल एक जस्ट जनरल ले रही हूँ कि मेटल है कोई भी। अब यहाँ पर अगर मेटल के साथ जो है CO लिगेंड, दो जो है CO लिगेंड अटैच्ड हों, इसी तरह दो CO लिगेंड्स के साथ जो है यहाँ पर एक PPH3 लिगेंड भी अटैच हो जाए, इसी तरह यहाँ पर अगर एक क्लोराइड लिगेंड भी अटैच हो जाए, तो ये जो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर डिफरेंट नेचर के लिगेंड्स एसोसिएटेड है मेटल सेंटर के साथ, तो हम ऐसे जो कार्बोनल्स होंगे मेटल कार्बोनल्स को हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनल्स। तो स्टूडेंट्स होप्सो कि आपको जो है डिफरेंस भी पता चल गया कि मेटल कार्बोनल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, किस तरह के नेचर के हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है या डिस्क्रिप्शन ऑफ CO। तो CO को अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कार्बन एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो जो कार्बन है अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 and 2p2। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ये 6 है और ये इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हम कहते हैं 1s2 2s2 and 2p4। तो आपको पता चल गया कि जो है इसके आउटरमोस्ट जो शेल है वो सेकंड शेल है इन दोनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये 4 हैं और इसमें जो है वो 6 हैं। तो अब हम इनको जो है देख लेते हैं कार्बन के। अब इसमें आपने देखा कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है रख देने। इसी तरह 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपने मेंशन कर दिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम में देखें तो यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमने यहाँ पर रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p में जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने ये 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब स्टूडेंट्स जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तो डिस्कस कर लिया। अब हम इसके हेमोडायग्राम, ये थे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल थी, और अब इनकी कंबाइन होने से दोनों के जो है इनके एसोसिएट होने से जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब जो है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सिग्मा है इसको हम कहते हैं एस सिग्मा, ये एस सिग्मा है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है ये पी सिग्मा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वाली ये जो दो हैं ये पी पाई है, और नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट ये वाला है इसको हम कहते हैं एस सिग्मा स्टार। इसको हम एस सिग्मा स्टार कहते हैं क्योंकि ये एस सिग्मा था, एस सिग्मा था, तो ये इसका एस सिग्मा स्टार हो गया। और जो है ये पी सिग्मा था, तो नेक्स्ट जो है ये पी पाई स्टार हो जाएगा, पी पाई स्टार। और ये जो है पी पाई स्टार, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्या होगा पी सिग्मा स्टार। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस तरह से इनकी ऑर्बिटल्स को भी देख लिया कि एस ऑर्बिटल है, पी है, किस तरह के ऑर्बिटल्स हैं वो ये इसके अंदर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 ये, यानी कि टोटल कार्बन की तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन की तरफ से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 4 और 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल काउंट करें तो इन दोनों के कंबाइन होने से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इनकी फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पर फिल कर लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एस सिग्मा स्टार है, ये जो एस सिग्मा स्टार है इसको ज़रा मैं साफ कर दूँ ताकि आप जो है वो समझने में आसानी हो जाए।
एस सिग्मा स्टार, here is P। तो ये जो एस सिग्मा स्टार है, इसको हम कहते हैं होमो। होमो क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये सबसे हाईएस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हुए हुए हैं, तो इसी वजह से हम इसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसके थ्रू जो है, और इसको हम एस सिग्मा स्टार कहते हैं, जिसके थ्रू ये अपना क्या करता है, सिग्मा डोनर फंक्शन जो है, कार्बन मोनोक्साइड अपना सिग्मा डोनर फंक्शन एबिलिटी अपनी इसके अंदर होती है, सिग्मा डोनर फंक्शन अपना करता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने ये वाले जो आउटर मोस्ट, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होमो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ये मेटल को ये डोनेट कर देता है, और इस फंक्शन को हम कहते हैं सिग्मा डोनर फंक्शन ऑफ CO। सिग्मा डोनर फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब मेटल को अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो वो जब बॉन्ड बनता है उस वक्त वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये अपना सिग्मा डोनर फंक्शन थ्रू दीज होमो ऑर्बिटल जो है, थ्रू दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि होमो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू करता है। तो नेक्स्ट जो है, अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है 2p जो है ऑर्बिटल्स, पाई स्टार ऑर्बिटल्स, जो कि एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, जिनको हम कहते हैं ल्यूमो। ल्यूमो क्या, ल्यूमो किसे कहते हैं? दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। इनको हम पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कहते हैं, और ये एम्प्टी होते हैं, जिसके थ्रू जो है एम्प्टी होने से ये होता है कि जब मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर देता है, तो कार्बोनल को दोबारा से, यानी कि लिगेंड को कार्बोनल को देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। तो इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये अपना जो पाई एक्सेप्टर फंक्शन करेगा, वो इन दो ऑर्बिटल्स के अंदर करेगा, इन पाई स्टार ऑर्बिटल में। डोनेशन की टाइम पे, यानी कि सिग्मा डोनर फंक्शन वो इसके अंदर कर रहा था, इसके थ्रू कर रहा था, होमो ऑर्बिटल के थ्रू। और जो पाई एक्सेप्टर वाला फंक्शन है इसके जो है कार्बोनिल का या कार्बन मोनोक्साइड का, वो इन ल्यूमो ऑर्बिटल्स के थ्रू ये करेगा, क्योंकि ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जब बैक डोनेट करेगा, यानी कि मेटल जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये जो है वो पाई स्टार जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो है एमओ डायग्राम जो है कार्बोनल की वो डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Students, next we will discuss the preparation of metal carbonates। तो metal carbonates को prepare करने के लिए जो है तीन जो है मेजर मेथड्स, मेन मेथड्स जो आप लोगों को डिस्कस किए जा रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बन मोनोक्साइड। इसमें क्या होगा कि आपका जो मेटल होगा उसका डायरेक्ट आपने रिएक्शन करवा देना है कार्बन मोनोक्साइड के साथ। तो उसके लिए जो है आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो जो कि आपको मैंशन किया गया है। ये जो है मोनो न्यूक्लियर है, तो इनके लिए जो है तो प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर हम बाई न्यूक्लियर कार्बनल्स की जो है फॉर्मेशन करें मेटल कार्बनल्स की, तो उसके लिए जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब हम सेकेंड प्रेपरेशन की तरफ अगर देखें, तो जो है रिडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट्स एंड ऑक्साइड्स से जो है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट्स एंड ऑक्साइड्स को हम रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, this is also said to be reductive carbonylation। जो सेकंड मेथड है इसको हम रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है रिडक्शन होगी मेटल सॉल्ट्स की। ये जो मेटल सॉल्ट है आपके पास क्रोमियम क्लोराइड, तो इसकी और ऑक्साइड्स की, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इस तरह से आप जो है मेटल कार्बोनेट्स को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मेटल जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने मेटल सॉल्ट जो लिया था वो क्रोमियम का सॉल्ट लिया था, तो आपको जो फाइनल जो आपका मेटल कार्बोनेट बनेगा वो होगा क्रोमियम कार्बोनेट, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो इसी तरह जो है अगर हम थर्ड प्रेपरेशन को डिस्कस करें, सेकंड को भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम थर्ड प्रेपरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें है प्रेपरेशन ऑफ डाई न्यूक्लियर कार्बनल्स। डाई न्यूक्लियर, इसको हम बाई न्यूक्लियर भी कहते हैं, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे फ्रॉम द मोनो न्यूक्लियर कार्बनल्स। आपने प्रेपरेशन करनी है इसकी मोनो न्यूक्लियर से, आपने बनाने हैं बाई न्यूक्लियर या जिसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियर कार्बनल्स। और ये किसके थ्रू बनाएंगे? जो थर्ड प्रोसेस है वो है फोटोलिसिस एंड थर्मोलिसिस के थ्रू। यानी कि आप टेम्परेचर इसको देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में होगी, तो हम इसको फोटोलिसिस कहेंगे। और थर्मोलिसिस यानी कि आप इसको हीट करेंगे, तो तब जो है इनकी बाई न्यूक्लियर कार्बनल्स की जो है वो आप बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बनल्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तीनों मैथड्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसके थ्रू जो है आप मेटल कार्बनल्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक जो कि बैक डोनेशन था, बैक डोनेशन ऑफ कार्बोनल लिगेंड। जैसे कि मैंने आपको एमओ डायग्राम में भी बताया कि जो है कार्बोनल लिगेंड जो है वो एक्ट कर रहा है एज इसके अंदर बैक डोनेशन फंक्शन है।
डोनेशन एबिलिटी है जिसको हम पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, और बैक बॉन्डिंग भी और साइनर्जिक बॉन्डिंग भी, तो बहुत सारे साइनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हम इसे कहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है ये क्या है, या साइनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, ये क्या इसका मतलब है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक जैसी टर्म्स हैं, इनको हम सेम टर्म्स ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक डोनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि बैक डोनेशन क्या होती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉन्डिंग पाई कॉन्जुगेटेड लिगेंड्स टू अ ट्रांजिशन मेटल व्हिच इन्वॉल्व्स अ साइनर्जिक प्रोसेस। साइनर्जिक प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको मैं भी डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि बॉन्डिंग हो रही है पाई कॉन्जुगेटेड लिगेंड्स की टू द ट्रांजिशन मेटल विच इन्वॉल्व्स अ साइनर्जिक प्रोसेस। साइनर्जिक प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि जब लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो वो मेटल को डोनेट करेगा, तो मेटल को डोनेट करेगा अपने होमो ऑर्बिटॉल से इलेक्ट्रॉन्स, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मेटल सेंटर को। तो एट द सेम टाइम जो है मेटल जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिल्ड डी ऑर्बिटॉल होगा उसके पास, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट कर देगा टू दी एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटॉल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल ऑफ दी लिगेंड, यानी कि जैसे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार जो है ल्यूमो ऑर्बिटॉल में उसको बैक डोनेट कर देगा। तो इस प्रोसेस को, साइमल्टेनियस प्रोसेस को, जिसमें सिग्मा डोनेशन फंक्शन भी हो रहा है साथ साथ पाई एक्सेप्टेंस एबिलिटी भी है कार्बोनिल के अंदर, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट और साइनर्जिक प्रोसेस। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है। विद डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी filled pi orbitals or lone pair orbital of the ligand into an empty orbital of the metal, तो वो मैंने भी आपको बताया कि जब आपने सिग्मा डोनर फंक्शन कार्बोनिल अपना करेगा तो वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपना दे देगा टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, and together with the release back donation of electron from d orbital of the metal into the empty pi star anti-bonding orbital of the ligand। तो अब जब मेटल जो है वो फिल्ड मेटल होगा, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल्ड डी ऑर्बिटल उसको फिल्ड होगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट कर देगा लिगेंड में, लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो कि एम्प्टी थे उनके अंदर जो है उसको बैक डोनेट कर देगा। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं पाई बैक डोनेशन, या बैक डोनेशन भी हम इसे कहते हैं, या बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको साइनर्जिक बॉन्डिंग या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट या साइनर्जिक प्रोसेस भी कहते हैं। और या हम इसको देखें तो ये जो है मोस्टली जो है ये प्रोसेस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर बैक बॉन्डिंग का। तो ट्रांजिशन मेटल्स में विद मल्टी एटॉमिक लिगेंड सच एज कार्बन मोनोक्साइड हो गया, इसी तरह इथिलीन जो है इनके अंदर जो है बैक डोनेशन एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि बैक बॉन्डिंग होगी या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट वगैरह इस सारे प्रोसेस को, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेटल टू कार्बन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मेटल टू कार्बन बॉन्डिंग को हम देखते हैं इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोई भी लिगेंड मेटल के साथ एसोसिएटेड अगर होगा, लिंक करेगा, तो सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग के बगैर जो है पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी पाई बॉन्डिंग जो है पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द मेटल एटम with the filled hybrid orbital on the carbon atom of the carbon monoxide molecule through lone pair electrons results in the formation of metal to carbonyl sigma bond। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कार्बन मोनोक्साइड यानी कि कार्बोनिल जो है वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब मेटल को दे देता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल के अंदर, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो जो ये बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इन मेटल कार्बोनल्स। तो अब नेक्स्ट जो है जब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर होगी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन तो होगी पाई बॉन्ड की, लेकिन किसके थ्रू, बाय बैक डोनेशन। बैक डोनेशन कैसे होनी है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो क्या करेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट कर देगा अपने मेटल एटम जो है, मेटल एटम डी ऑर्बिटल से अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट कर देगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ दी कार्बोनिल लिगेंड के अंदर।
तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं, उससे क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगी पाई बॉन्ड की, तो फॉर्मेशन होगी, लेकिन उस इफेक्ट को हम कहते हैं बैक डोनेशन। क्यों बैक डोनेशन कह रहे हैं? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड डोनेट कर रहा था मेटल को, अब मेटल जो है वो बैक डोनेट कर रहा है लिगेंड को, दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उसके एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग। तो ये आपको नज़र आ रहा है जैसे कि लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये लिगेंड बना रहा है। कैसे सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये कार्बन है, इसके पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर रहा है मेटल को। और मेटल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल है, ये लॉन्ग पेयर डोनेशन हो रही है और ये एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इसके जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है मेटल। लिगेंड टू द मेटल सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, डोनेशन ऑफ कार्ब CO जो है लॉन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑन कार्बन मेटल। तो ये हो गया सिग्मा डोनर फंक्शन या सिग्मा डोनेशन होगी। अब हम टूवर्ड्स जो है पाई डोनेशन एबिलिटी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मेटल के जो है डी ऑर्बिटल्स, ये मेटल डी ऑर्बिटल्स हैं, ये फिल डी ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है टू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल। तो इस तरह से जो है ये अपना पाई डोनर फंक्शन या पाई डोनेशन वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल टू एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन CO। तो इस तरह से जो है आपने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि किस तरह से मेटल टू कार्बन बॉन्डिंग जो होगी वो एग्जिस्ट करती है कार्बनल कम्प्लेक्सेस के अंदर। पहले आपने बता देना है सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर आपने बताना है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके बाद जो आपने इनका बैक डोनेशन यानी कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट साइमल्टेनियस यानी कि एट द सेम टाइम सिग्मा डोनर फंक्शन भी हो रहा है, साथ साथ पाई एक्सेप्टेंसिबिलिटी भी हो रही है। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे साइनर्जिस्टिक इफेक्ट और साइनर्जिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी कॉन्सिक्वेंसेज एंड एविडेंसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग होगी तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, हम उसको देखते हैं। तो दो बेसिक एविडेंसेस हमें मिलेंगे, स्ट्रक्चरल एविडेंसेस एज वेल एज स्पेक्ट्रल एविडेंसेस। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल एविडेंसेस जो हैं इसमें आ जाता है आपको शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल, सेकंड में इसका डबल बॉन्ड करेक्टर है, थर्ड इज शॉर्टनिंग ऑफ मेटल टू कार्बन बॉन्ड एंड द फोर्थ वन इज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज। स्पेक्ट्रल एविडेंसेस में आ जाती है आपके पास लेंथनिंग ऑफ CO बॉन्ड, जब बॉन्ड मेटल टू कार्बन बॉन्ड शॉर्टनिंग होगी तो उसी टाइम पे जो है लेंथनिंग होगी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की, और हम इसको जो है IR स्पेक्ट्रम के थ्रू जो है हम इसको एनालाइज करेंगे। एंड लास्ट वन स्पेक्ट्रल एविडेंस जो है दैट इज IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसके थ्रू जो है हम स्पेक्ट्रल एविडेंसेस को जो है कंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं बैक बॉन्डिंग के। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल एविडेंसेस को। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चरल एविडेंसेस में आ जाती है, फर्स्ट पॉइंट है कि शिफ्टिंग ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार ऑफ कार्बोनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले क्या हुआ सिग्मा डोनर फंक्शन में कि मेटल है और यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड जो है वो अटैच्ड है। तो यहाँ पर कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था यहाँ से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो इस फंक्शन को हम कहते थे सिग्मा डोनर फंक्शन ऑफ कार्बोनिल। सिग्मा डोनर फंक्शन कार्बोनिल अपना परफॉर्म करता था मेटल को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के, तो इस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी। अब जब मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बैक डोनेट होते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एविडेंस के शिफ्टिंग जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होती है मेटल से पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल, तो एक तो हमारा ये स्ट्रक्चरल एविडेंस है कि इसकी हम कहते हैं कि इसी वजह से बैक बॉन्डिंग हो रही है या बैक डोनेशन हो रही है। सेकंड हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड करेक्टर की तरफ आए तो हम कहते हैं कि जब मेटल और कार्बोनिल इसके स्ट्रक्चर का अगर हम डिस्कस करें तो ये जो सिग्मा बॉन्डिंग फंक्शन हुआ तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड बन जाता है जब कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है मेटल को डोनेट कर देता है। लेकिन जब एट द सेम टाइम जब मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फिल डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ जो है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार
ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल में जब इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करता है तो एट द सेम टाइम यहाँ पर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो उस वक्त जो है तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एक टाइम पे इनके आप देख लें कि दो बॉन्ड्स यहाँ पर इनकी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो रही होती है मेटल टू कार्बन बॉन्ड के अंदर या मेटल टू कार्बोनिल बॉन्ड में। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि ये क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है मेटल टू कार्बन बॉन्ड में। तो अब डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी बॉन्ड में शॉर्टनिंग आ जाएगी, उतना शॉर्टर होता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है मेटल टू कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर शॉर्टनिंग हो जाएगी और शॉर्टनिंग होने से बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। बॉन्ड will be stronger between metal to carbon. This is due to the presence of this is due to the double bond character in between metal to carbon. एट द सेम टाइम क्या होगा कि जब मेटल टू कार्बन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गर हो रहा होगा तो जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, ये जो तीन बॉन्ड्स आप ये क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और इस तरह से जो है वीकन होने के बाद जो है इसके अंदर भी ये डबल बॉन्ड करेक्टर, आप ट्रिपल बॉन्ड की जाइए डबल बॉन्ड करेक्टर इसके अंदर होगा। तो आप इसको जो है इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस चार्ज भी है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर तो आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जाएगा मेटल टू कार्बन के दरमियान में, उतना जो है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा वो वीकन होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो मतलब इसके अंदर जो है वीकनिंग की वजह से ये बॉन्ड लेंथनिंग होती जाएगी। इसमें इसके अंदर बॉन्ड शॉर्टनिंग होगी बिटवीन मेटल टू कार्बन बॉन्ड एंड देयर इज अ लेंथनिंग ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये लेंथनिंग इसके अंदर होती जाएगी। और जितनी लेंथनिंग होती है बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया शॉर्टनिंग ऑफ मेटल टू कार्बन बॉन्ड को भी। अब स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट स्ट्रक्चरल एविडेंस की तरफ आते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को मैंने लिखा है कि ये डिक्रीज करेगा, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह से डिक्रीज कर रहा है। हम ले लेते हैं दो केसेस ले लेते हैं। केस नंबर 1, एक फर्स्ट केस है हम लेते हैं जिसमें जो है हमारे पास जैसे ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटॉल एंड एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटॉल है, इसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और ये एंटी बॉन्डिंग हमारे पास है। ठीक है, अब जो है बॉन्डिंग में अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटॉल इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये एम्प्टी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करें, इसको मैं कर लेती हूँ, बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल है जिसको हम कहते हैं पाई स्टार। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल है आपके पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब अगर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम लगाएं तो हम लगाते हैं कि 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटॉल। तो हमने ये लगा लिया, बॉन्डिंग में कितने हैं, इसके अंदर 2 हैं और 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है तो हमने 0 कर दिया। तो ये हमारे पास जो टोटल आ गया वो क्या हुआ, दैट इज़ 2/2 दैट इज़ इक्वलेंट टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका क्या होगा, कोई भी ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने कोई भी एक एग्जांपल कंसिडर कर ली, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। अब लेट्स सपोज हम सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, इसी तरह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटॉल जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटॉल में और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि किस में है, पाई स्टार में, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटॉल यानी कि वेकेंट जो था उसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से आप देखें बॉन्ड ऑर्डर में कैसे इफेक्ट होगा। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1/2। तो 1/2 मतलब 0.5। तो आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो रिड्यूस होके 1 से रिड्यूस होके डिक्रीज होके
0.5 हो गया है। तो इस तरह से जो है कार्बन टू ऑक्सीजन, मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीकनिंग हो रही है, लेंथनिंग हो रही है और बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से डिक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ मेटल कार्बनल्स। Students, now we will discuss the spectral evidences of बैक बॉन्डिंग। तो स्पेक्ट्रल एविडेंसेस में आ जाते हैं आपके पास जो है जिसे हम आई आर स्पेक्ट्रल स्टडी भी कहते हैं मेटल कार्बनल बॉन्ड की। तो फर्स्ट एविडेंस है कि चार्ज ऑन द मेटल एंड द सेकंड वन इज आई आर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स हम इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बैक बॉन्डिंग। हम इनको फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं जो कि बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये चार्ज ऑन द मेटल हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो चार्ज को देखें तो इसी तरह बाद में हम सेकंड में आई आर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे। और चार्ज ऑन द मेटल को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जैसे कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएँ तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनके अंदर डिफरेंस देखना है। तो कैसे कि हमने देखना है कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी हम जो है उसके अंदर डिफरेंस देख सकेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके अंदर इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग ये जो मैंगनीज अगर हम देखें तो ये D7 सिस्टम है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। 6 कार्बन इसके साथ अटैच हैं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और जो है इसके अंदर +1 चार्ज है तो ये -1 चार्ज -1 कंसिडर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जो CrCO6 है ये न्यूट्रल है तो इसमें जो क्रोमियम है दैट इज़ D6 सिस्टम तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और ये जो है कार्बोनिल 12 तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसी तरह VCO6 को अगर हम देखें तो V जो है वेनेडियम दैट इज़ D5 सिस्टम तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और 6 कार्बोनल्स हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और -1 चार्ज है तो +1 चार्ज कंसिडर होगा। तो टोटल इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने काउंट किए हैं वो भी कितने हैं 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देख लिया कि सबके अंदर जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम डिफरेंस देख सकते हैं कि मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको वेरी करने से बैक बॉन्डिंग पे क्या अफेक्ट होता है। तो अब हम स्टूडेंट्स जाते हैं चार्ज की तरफ। तो चार्ज को अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सारे लिगेंड्स अटैच्ड है वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो मेटल के ऊपर चार्ज बेसिकली मेटल के ऊपर चार्ज है उसको हम देखते हैं। तो वी के ऊपर जो वेनेडियम है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अवेलेबल है। जो क्रोमियम है यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्रोमियम जो है दैट इज़ इन द ज़ीरो स्टेट जो रिड्यूस फॉर्म में ही है। और मैंगनीज जो है वो +1 इसके ऊपर चार्ज है। तो अब चार्ज जो है मैंने कहा कि चार्ज को वेरी करने से क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है मेटल के ऊपर तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और डोनेशन पावर जो है वो भी इन्हांस कर जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। मैंने कहा कि इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे नेगेटिव चार्ज को मेटल के ऊपर तो उससे क्या होगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी डी ऑर्बिटॉल्स की, मेटल के डी ऑर्बिटॉल्स की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी जो है डोनेशन पावर जो है वो भी क्या हो जाएगी। सो डोनेशन पावर इंक्रीज़ कर जाएगी। डोनेशन पावर इंक्रीज़ कर जाएगी तो मतलब वो बैक बॉन्डिंग अच्छे से कर सकेगा। तो गुड बैक बॉन्डिंग इसके अंदर हो गई। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो है इंक्रीज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने से मेटल के ऊपर पोलराइजेबिलिटी डी ऑर्बिटल्स की इन्हांस करेगी और उससे डोनेशन पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स इसको जो है अब मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि किस तरह से जो है नेगेटिव चार्ज इन्हांस करने से ये इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा कि जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करेंगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज़ करने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो हम यहाँ पर केस ले रहे थे V नेगेटिव का। तो यहाँ पर हमने ले लिया V नेगेटिव।
तो वेनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब इसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है जब नेगेटिव चार्ज है तो मतलब यानी कि इसके ऑर्बिटल के अंदर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स मोर ऐड हो रहे हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होंगे तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मैं इसको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मेंशन भी कर रही हूँ, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी वेनेडियम के अंदर प्रेजेंट हैं और इसके जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर ऐड होने जा रहे हैं, इनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्जन होगी। रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी। रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा, रिपल्जन टेक्स प्लेस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा कि जो साइज़ है डी ऑर्बिटल का साइज़, रिपल्जन होने की वजह से डी ऑर्बिटल जो है मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसका जो साइज़ है, डी ऑर्बिटल का साइज़ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो जिसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी, तो मैंने कहा था आपसे कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो पोलराइजेबिलिटी जो है मेटल की वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ कर गई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन से क्या होगा, जो साइज़ है ये छोटा था तो इससे ये रिपल्जन होने की वजह से जो साइज़ है ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का साइज़ जो है वो इन्हांस कर गया। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज जब कर जाएगी तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर गई। सो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अब आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो है बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि पोलराइजेबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो डोनर एबिलिटी या डोनेशन पावर जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। डोनेशन पावर वो भी क्या कर जाएगी, डोनेशन पावर इंक्रीज कर जाएगी। इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने स्टूडेंट्स ये देख लिया नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने से क्या होगा। इसी तरह अब ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज करने से जो है बैक बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट होगा। तो बैक बॉन्डिंग का बिल्कुल इसके ऑपोजिट इफेक्ट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज आप इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब मेटल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि मैंगनीज का केस है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें मैंगनीज के ऊपर प्लस चार्ज है। तो मैंगनीज के ऊपर प्लस चार्ज है, जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट नहीं कर सकेगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं दे सकेगा क्योंकि ये उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से बैक डोनेशन नहीं होगी तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाएगी। बैक बॉन्डिंग जो है यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग मैंने बताया कि डिक्रीज कर जाएगी। और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी नहीं हुई तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो साथ में मैंने एक और बात बताई थी कि आप ये जो डोनेशन पावर है, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डोनेशन पावर। तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो डोनेशन पावर भी डिक्रीज कर जाएगी। तो जब डोनेशन पावर डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली बैक बॉन्डिंग भी डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स के मेटल के ऊपर जो है चार्ज वेरी करने से यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो है बैक बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करेंगे मेटल के ऊपर तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करेंगे तो मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा तो बैक बॉन्डिंग की पावर जो होगी वो कम से कम होती जाएगी। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती है। और जब बैक बॉन्डिंग जो है वो कम होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है
और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग लेस है, और ये तो न्यूट्रल केस है। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर मैंने कहा कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विथ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम VCO से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो यूनिट है पर सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, बैक डोनेशन ज़्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी जो है VCO वो क्या है, लेस है। इसी तरह जो यहाँ पर लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव वाला, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ मोर। और इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से ये ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि जो है IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो किस तरह से अफेक्ट होती है। जैसे VCO मैंने अभी आपको बताया कि जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग इसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ज़्यादा होगी इस कॉम्प्लेक्स में, और बैक बॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स में जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो मेटल है उसके ऊपर उसकी जो बैक बॉन्डिंग उसमें कम होती है। तो बैक बॉन्डिंग कम होने से यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज़ VCO यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन्हांस कर रही है, और इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन्हांस कर रही है, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है री स्ट्रेचिंग वो कम है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्यों कम है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट K डिवाइडेड बाई U। अब यहाँ पर ये जो म्यू है, K जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स कांस्टेंट को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है K इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, और जो यहाँ पर म्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस्ड मास को। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो फोर्स कांस्टेंट से है, जिसको हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, सेकंड नेम आप कह लें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमारा बेसिक पर्पस इस फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है रिड्यूस मास है, तो इसका हमारे से अभी कंसर्न नहीं है, तो चले मैं इसको जो है नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ये रिड्यूस मास होता है, तो हमारा कंसर्न के से है, तो इसको देखते हैं कि V का यानी कि ये जो है म्यू है दैट इज़ V स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, के के साथ, फोर्स कांस्टेंट के साथ, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। तो जितनी ज़्यादा वी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी, न्यू स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा। फोर्स कांस्टेंट यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको मैंने बताया कि जब बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, और जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो अब आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि जब मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग होने की वजह से जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो मेटल है, यहाँ पर मेटल टू कार्बनल बॉन्ड तो स्ट्रांग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी तो मेटल टू कार्बन बॉन्ड में ज़्यादा है, लेकिन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज़ कर रही है। तो डिक्रीज़ होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1859 है, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग कम हो रही है तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन्हांस करेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो है क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इस केस में कम होगी, लेस होगी। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की यहाँ पर मेटल टू कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लेस होगी, और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है आपने केस लेना है, मैंगनीज के केस में आपने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कंसिडर करना है। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट बैक बॉन्डिंग,
एंड बाय बैक डोनेशन और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आज हमने जो पढ़ा है, होप सो कि आपको समझ आ गया है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।